गुड आफ्टरनून भाइयों, मैं सुरेंद्र पवार थर्ड बीच रमायने गणेश स्टडी कॉन्सेप्ट में आपको स्वागत करूं और आप समस्त लोगों द्वारा मैं सुरेंद्र पवार ने आप तो प्यार दे रहा हो, सपोर्ट कर रहा हो, वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ स्टूडेंट की डिमांड है कि सर आप ऑफलाइन क्लास में मारवाड़ी में बोलना समझाओ, और वह मारवाड़ी जी की टोन मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। तो आज मैं कुछ थोड़ी बहुत अलग शुरुआत करते हुए अपने बीच जी का वीडियो मैंने आप मारवाड़ी शब्द काम में लौला और आपकी डिमांड भी आज मैं पूरी कर रही हूँ। मैं आपने जी का टॉपिक है मैं मारवाड़ी में भी समझाऊंगा और हिंदी में भी समझाऊंगा, ताकि कहने का मतलब है अपने जी का स्थानीय जितना भी स्टूडेंट हमारे पढ़ रहा है वे लोगों की डिमांड अकॉर्डिंग मैं हमारा टॉपिक और आगे बढ़ा सकूँ। और रही बात पढ़ों रही तो कंटिन्यू जिन तरह मैं पढ़ा रही हूँ, जिन तरह थे हमारा सपोर्ट कर रही हो वे वास्ते आप तय दिल बहुत बहुत धन्यवाद। और वास्तव मैंने मतलब गणेश स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल तो प्यार दियो कि जियो रही गयो, मतलब मजा आई गयो, ठीक है कि नहीं, काम करना रहो कि वास्तव मैंने के भाई को मैं काम शुरू करियो हूँ, ठीक है कि नहीं है, वो पॉजिटिविटी में जा रही है। बाकी तो की नहीं है साहब, आप लोगों का सपोर्ट यूज बनेडो रहेला तो आपा यूज दमिड़ा वाला यूज बजड़ा वाला और यूज आपा काम करोला। तो इन्हीं हाथे आपा वीडियो शुरू कर रहा हो और वो है संविधान रे स्रोत वीडियो। बढ़िया मस्ती पढ़नो, आराम पढ़नो, मजो पढ़नो, जितना मस्ती पढ़ला जितना आराम पढ़ला अपार वेटेज नहीं लेनो, लोड नहीं लेनो। जितो ज्यादा लोड लेन पढ़ला की याद नहीं होएला, आराम पढ़ो, इजी वे में पढ़ो, एक एक चीज देखते जाओ। और ऑलरेडी मैं तने चीज समझा ही रही हूं और एक एक चीज समझो तो आराम समझ में आती रही। तो इन्हीं हाथ आप वीडियो की शुरुआत करो। तो वीडियो इन प्रकार के भाई आप ब्रिटेन संविधान स्रोत का पढ़ लिया, अब जिका आप पढ़ो वो पढ़ो आप अमेरिका के बारे में, ठीक है कि नहीं है कि भाई अबे यूएसए देश के संविधान से हमने क्या क्या चीजें ग्रहण की है, कि भाई संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या चीजें ग्रहण की है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों कई कहना चाह रही है चीजा, कई चीज आपका संयुक्त राज्य अमेरिका संविधान लियो। देखो सब पहला टॉपिक है संविधान की सर्वोच्चता। सबसे पहला टॉपिक है संविधान की सर्वोच्चता। अब देखो यहाँ पर सुपरनिटी की बात हो रही है, सर्वोच्चता की बात हो रही है, तो सबसे पहली बात आती है कि भाई अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले और एक बार पूछा भी गया क्वेश्चन कि भाई पूछा जाए भारत देश में सर्वोच्च कौन है, तो आपके सामने ऑप्शन रख दूं। पहला ऑप्शन क्या राष्ट्रपति सर्वोच्च है, या प्रधानमंत्री सर्वोच्च है, या फिर उपराष्ट्रपति सर्वोच्च है, या संसद सर्वोच्च है, या फिर संविधान सर्वोच्च है। तो दोस्तों जब इसके अकॉर्डिंग जब बात की जाती है तो मैंने आपके सामने 5 ऑप्शन रख दिए, 1 2 3 4 और 5। अब इन अकॉर्डिंग आप बात करोला तो इन अकॉर्डिंग सर्वोच्च कौन है, तो देखो मेरी बात सुनो, इसका जो उत्तर होगा वो उत्तर होगा संविधान। क्या करोवेला सीधे सीधे उत्तर कही है कि भाई राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के भारत देश में एक राष्ट्रपति पद होवेला कि को नहीं होवेला, सही है। अनुच्छेद 74 कह रहे हैं राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान कौन होगा, पीएम होगा। और अनुच्छेद 75 के लोकसभा सदन में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। और अनुच्छेद 63 कहता है भारत देश में एक उपराष्ट्रपति का पद होगा और अनुच्छेद 79 कहता है भारत देश में एक संसद होगी। तो भाइयों सीधी सी बात है, एजी का आर्टिकल है, ए आर्टिकल लिखा है मैंने संविधान में लिखा है, तो सीधी सी बात है संविधान है तो योरी भूमिका है, बाकी योरी कोई प्रकार की भूमिका नहीं है। इसलिए हमारा टॉपिक आ रहा है कि भाई सर्वोच्च कौन है, तो सीधे सीधे उत्तर आवेला पारो कि भाई सर्वोच्च है संविधान। ध्यान रख लो सर्वोच्च कौन है, तो सर्वोच्च है संविधान। इन चीज का अपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो का पॉइंट है और वो पॉइंट है हमारा स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका। अब जी को भारत देश में मैंने आप जी की न्यायपालिका की बात करोला तो हमारे भारत देश की शासन व्यवस्था 3 भागों में मिलन चले, और वे 3 भाग क्या क्या है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो इनमें न्यायपालिका जी की बात हो रही है। न्यायपालिका जो भी आप लोग काम करेला वो स्वतंत्र रूप को करेला, विनय व्यवस्थापिका और कार्यपालिका कोई प्रकार का दबाव नहीं रहेला।
इन वास्ते इनमें कई नाम दियो स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका, और इसी आधार पर क्या करती है कि जो ये न्यायालय है वो अपना कार्य करती है, इसीलिए इसको नाम दिया गया स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका। नेक्स्ट तीसरो पॉइंट है अपारो निर्वाचित राष्ट्रपति। तीसरो पॉइंट है अपारो निर्वाचित राष्ट्रपति। और निर्वाचित राष्ट्रपति रे मैंने कहे करे कि आप एक चीज है, उन चीज रे मैंने एक बार डिस्कस करियो तो संविधान पढ़ियो तो कि एक होता है वंशानुगतता का सिस्टम, वंशानुगत, और एक होता है सीधी सी बात है गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था या गणतंत्र व्यवस्था। तो वंशानुगत के अंदर क्या होता है कि जो देश का राष्ट्राध्यक्ष जो राजा होता है वो क्या होता है, वंशानुगत होता है। लेकिन जब गणतंत्र पढ़ा था तो उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जो देश का राष्ट्राध्यक्ष होता है वो वंशानुगत ना होकर निर्वाचित होता है, कि या तो जनता के द्वारा जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं वो उनका निर्वाचन करते हैं या भले प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, पर उसका निर्वाचन होता है, इसलिए उसको बोलेंगे गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। और गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की बात हुई तो यहाँ पर निर्वाचन की व्यवस्था आ गई। तो भारत देश में राष्ट्रपति की बात करेंगे तो भारत देश में राष्ट्रपति का क्या होता है दोस्तों, निर्वाचन होता है, इसीलिए भारत देश में निर्वाचित राष्ट्रपति की जो व्यवस्था है वो यूएसए देश के संविधान से भारतीय संविधान में ग्रहण की गई। दोस्तों नेक्स्ट चौथा पॉइंट है अपना मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। अब मौलिक अधिकारों की बात करेंगे दोस्तों, गांठ बांध लो, दिमाग में सेट कर लो। मौलिक अधिकार का मैंने पूछना सवाल है, हड़का का सवाल पूछा करे कि भाई मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में, भाग 3 में। अनुच्छेद की बात करें, क्या अनुच्छेद लगा, क्या अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया। देख लो भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया। मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितना, 7, वर्तमान संविधान में कितना है, 6। 6 की करो या 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या किया गया, अनुच्छेद 31 संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया था, कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो इसलिए अब वर्तमान में मौलिक अधिकारों की जो संख्या है वो संख्या बचकर रह गई है 6। और ध्यान रखना मौलिक अधिकार की जो प्रकृति है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है, मौलिक अधिकार की जो प्रकृति है वो प्रकृति नकारात्मक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है और इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। मौलिक अधिकारों के अंदर बताऊंगा कि नकारात्मक या सकारात्मक की व्यवस्था क्या होती है। पर शॉर्ट के अंदर बता देता हूं कि मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों के पक्ष में है। अगर भारत देश के किसी नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उसको लेकर वो क्या कर सकता है, कोर्ट में चैलेंज कर सकता है, इसीलिए इसकी प्रकृति क्या हो गई, नकारात्मक। तो दोस्तों ध्यान रखना, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। और पहले मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, फिर आगे जाकर संविधान संशोधन किया गया और वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। अब नेक्स्ट दोस्तों अपना 5वां पॉइंट है और वो 5वां पॉइंट है विधि के समक्ष संरक्षण। देखो मैं बात कर रहा हूं विधि के समक्ष संरक्षण की, और जो पहले वाला वीडियो था उसमें लिखा था विधि के समक्ष समानता, और उसका भी उल्लेख अनुच्छेद 14 में किया गया। और विधि के समक्ष संरक्षण की बात करेंगे तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 14 में किया गया है। कौन सा अनुच्छेद, 14। अब विधि के समक्ष संरक्षण, संरक्षण मींस प्रोटेक्शन, ठीक है, इतनी है। उसको कहने का मतलब है विशेष प्रकार का व्यवहार करने की बात होती है। तो भारत देश के अंदर क्या किया गया, कुछ वर्ग ऐसे हैं, उन वर्ग के लिए क्या किया जाता है, अपने विशेष व्यवहार की व्यवस्था की गई है, जिसको हम एग्जाम्पल के रूप में बोलेंगे आरक्षण, रिजर्वेशन, एसटी, एससी, ओबीसी वगैरह जो ये आरक्षण दिया जाता है वो विधि के समक्ष संरक्षण के अंतर्गत आता है। और इस व्यवस्था को भारतीय संविधान में यूएसए देश के संविधान से भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया। दोस्तों साथ ही साथ में नेक्स्ट छठा पॉइंट है उपराष्ट्रपति का पद। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उपराष्ट्रपति का पद। और उपराष्ट्रपति पद के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 63 में भारत देश का एक उपराष्ट्रपति का पद होगा। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में लिखा हुआ है। और इस पद की व्यवस्था को भारतीय संविधान में क्या, यूएसए देश के संविधान से लिया गया। और साथ ही साथ आर्टिकल 64 ये कहता है कि भारत देश का उपराष्ट्रपति राज्यसभा सदन का, ध्यान रखना, भारत देश का उपराष्ट्रपति
राज्यसभा सदन का सदस्य न होने के बाद भी राज्यसभा सदन का पदेन सभापति होगा। दोस्तों इस चीज को आपको ध्यान रखना है। भारत देश का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, उसके बावजूद भी राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जो संविधान के कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है, आर्टिकल 64 के अंदर लिखा हुआ है। और 63 ये कहता है कि भारत देश में एक उपराष्ट्रपति का पद होगा। दोस्तों साथ ही साथ नेक्स्ट बात करते हैं, यहां पर मैंने लिखा 7वां पॉइंट महाभियोग इम्पीचमेंट। महाभियोग इम्पीचमेंट और महाभियोग के बारे में बात की जाती है तो ध्यान रखना, भारत देश में महाभियोग की व्यवस्था या महाभियोग की जो प्रोसेस या प्रक्रिया है वो ओनली एक ही पदाधिकारी के लिए काम में ली जाती है और वो पदाधिकारी है राष्ट्रपति। बाकी किसी भी पदाधिकारी के लिए महाभियोग की प्रक्रिया काम में नहीं ली जाती है। हाँ जरूर किताबों के अंदर ये चीज लिखी हुई है कि भाई किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया काम में ली जाती है या निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष को हटाने के लिए वगैरह वगैरह ऐसी जो चीजें आपको लिखी हुई मिलेगी। पर ध्यान रखना वो महाभियोग शब्द जो काम में लिया गया है वो सही नहीं है। महाभियोग ओनली वन जो किसके लिए काम में लिया जाता है वो है राष्ट्रपति के लिए महाभियोग की प्रक्रिया काम में ली जाती है। अब दोस्तों साथ ही साथ बात आती है कि भाई महाभियोग के बारे में बात की जाती है तो इसके लिए कौन कौन सा आर्टिकल होगा। तो दोस्तों अपने माइंड में सीधा एक आर्टिकल जाता है, वो आर्टिकल जाता है 61 अनुच्छेद 61। पर दोस्तों मैं आपके साथ में दो अनुच्छेदों को लेकर आपके साथ में मैं लेकर आ रहा हूं, आपको बता रहा हूं। एक आर्टिकल है 56 ख और एक आर्टिकल है 61 जो दोनों महाभियोग राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के बारे में बताते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है 56 ख में और 61 में अंतर क्या है, ये चीज आपको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। 56 ख आर्टिकल 56 भी ये कहता है अगर भारत देश का राष्ट्रपति क्या करता है, संविधान का उल्लंघन करता है, भारत देश का राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है या संविधान का अतिक्रमण करता है तो उस राष्ट्रपति को संसद में दोस्तों किस प्रक्रिया से हटाया जाएगा, महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाएगा, महाभियोग के प्रोसेस से हटाया जाएगा। ये बात आर्टिकल 56 ख में लिखी हुई है, ध्यान रखना, हटाया जाएगा। और जो आर्टिकल 61 कहता है वो 61 बता रहा है कि जो राष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, उस प्रक्रिया को संविधान के अनुच्छेद 61 के अंदर समझाया गया है। इसीलिए 56 ख में और 61 में अंतर है दोस्तों, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखना 56 ख में बताया गया अगर भारत देश का राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन या अतिक्रमण करेगा तो उसको संसद में महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाएगा। लेकिन जो महाभियोग की प्रक्रिया बताई गई वो प्रक्रिया बताई गई है संविधान के अनुच्छेद 61 में। और दोस्तों जब मेरा राष्ट्रपति का टॉपिक आएगा उसमें आपको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया किस प्रकार की होती है और किस प्रकार से उसको हटाया जाता है। अभी आप हाल फिलहाल 56 ख को और अनुच्छेद 61 को ध्यान में रखिए। नेक्स्ट पॉइंट है अपना न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था। नेक्स्ट पॉइंट है न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था और न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों ध्यान रखना, न्यायिक पुनरावलोकन तो भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में आपको प्रत्यक्ष रूप से न्यायिक पुनरावलोकन शब्द लिखा हुआ नहीं मिलेगा। संविधान के किसी भी अनुच्छेद में आपको प्रत्यक्ष रूप से न्यायिक पुनरावलोकन शब्द नहीं मिलेगा। लेकिन एग्जाम्पल के रूप में बात करें अनुच्छेद 13 की, अनुच्छेद 32 की, 137 की, ये कुछ आर्टिकल जो है वो न्यायिक पुनरावलोकन की तरफ इशारा करते हैं। और अप्रत्यक्ष रूप से ये कहने का मतलब ये बताते हैं कि भाई भारतीय संविधान में भी न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था को शामिल किया गया। ध्यान रखना, बताया गया है कि भारतीय संविधान में भी न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था को शामिल किया गया। अब दोस्तों बताता हूं न्यायिक पुनरावलोकन होता क्या है, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज मैं समझा रहा हूं बहुत शॉर्ट के अंदर, एक बार समझोगे तो ये चीज आपको समझ में बहुत अच्छी तरह से
आ जाएंगे। दोस्तों महाभियोग की बात कर रहा हूं तो क्या है कि महाभियोग के भाई भारतीय संसद के द्वारा तो बनाया गया कोई कानून या कोई किया गया कार्य, भारतीय संसद के द्वारा कोई बनाया गया कानून या कार्य, या बात करेंगे कार्य यहाँ पर काम में नहीं लेकर याद लेते हैं कि भारतीय संसद के द्वारा कोई बनाया गया कानून या नियम या कार्यपालिका के द्वारा कोई किया गया कार्य या लागू किया गया नियम अगर संविधान का उल्लंघन करता है, संविधान के नियमों का उल्लंघन करता है, तो न्यायपालिका क्या करेगी, उस कानून या कार्य की समीक्षा कर सकता है। क्या कर सकता है, कानून या कार्य की समीक्षा कर सकता है और आवश्यक समझे तो उस कानून या कार्य को अवैध घोषित कर सकता है। दोस्तों इसी को हम न्यायिक पुनरावलोकन के नाम से जानते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखना बहुत इजी है कि भाई भारतीय संसद के द्वारा तो कोई बनाया गया कानून या कार्यपालिका के द्वारा कोई किया गया कार्य अगर संविधान के नियमों का क्या करता है, उल्लंघन करता है, तो न्यायपालिका उस कानून या कार्य की क्या करेगा, समीक्षा करेगा और लगता है कि वास्तव में उसका उल्लंघन हुआ तो उसको अवैध घोषित कर सकता है, जिसको हम न्यायिक पुनरावलोकन के नाम से जानते हैं। और अगर आप इसको क्लिक करना चाहो, फोटो खींचना चाहो तो इसके आप क्लिक कर सकते हो ताकि शॉर्ट के अंदर आपको ये चीज याद रहे। तो ये दोस्तों मैंने आपको बताया न्यायिक पुनरावलोकन, और ये न्यायिक पुनरावलोकन किसे कहते हैं उसके बारे में मैंने बताया। और ध्यान रखना संविधान के किसी भी अनुच्छेद में प्रत्यक्ष रूप से न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, उसके स्थान पर शब्द काम में लिया गया समीक्षा करना या जांच करना। नेक्स्ट दोस्तों पॉइंट लिखा हुआ है शक्ति पृथक्करण। पॉइंट क्या लिखा हुआ है, शक्ति पृथक्करण मींस शक्तियों का बंटवारा किया गया। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, शक्ति पृथक्करण की बात करते हैं तो फ्रांस का एक राजनीतिक विचारक था जिसका नाम था मॉन्टेस्क्यू। फ्रांस का एक राजनीतिक विचारक था जिसका नाम था मॉन्टेस्क्यू या मॉन्टेस्क्यू। उसके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, उस पुस्तक का नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉ। पुस्तक लिखी गई द स्पिरिट ऑफ लॉ। इस पुस्तक के अंदर मॉन्टेस्क्यू के द्वारा शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया गया। क्या दिया गया दोस्तों, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया गया। और सिद्धांत देते हुए उनके द्वारा ये बात बोली गई, क्या बात बताई गई कि अगर देश की शक्ति को या राज्य की शक्ति को एक व्यक्ति या एक संस्था के हाथों में केंद्रित कर दी जाए, वापस बोल रहा हूं दोस्तों ध्यान से सुन लेना, कि अगर राज्य की शक्ति को या देश की शक्ति को एक व्यक्ति या एक संस्था के हाथों में केंद्रित कर दी जाए तो वो निरंकुश हो सकता है। और इस निरंकुश व्यवस्था से बचाने के लिए शक्तियों का बंटवारा कर देना चाहिए। और इसी शक्ति पृथक्करण को समझते हुए मॉन्टेस्क्यू के द्वारा क्या किया गया, शक्तियों का बंटवारा 3 भागों के अंदर किया गया। और वो 3 भाग जिसको व्यवस्थापिका या संसद बोलते हैं, एक जो भाग बताया गया वो बताया गया कार्यपालिका, और तीसरा जो भाग बताया गया वो भाग बताया गया न्यायपालिका। दोस्तों ये बताया गया मॉन्टेस्क्यू के द्वारा कि शक्तियों का बंटवारा 3 भागों के अंदर किया गया, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और बंटवारा करते हुए साथ ही साथ ये बताया गया कि जो व्यवस्थापिका होगी वो देश के लोगों के लिए कानून बनाने का कार्य करेगी। कार्यपालिका जो है वो बताया जो कानून व्यवस्थापिका के द्वारा बनाया गया उस कानून को लागू करने का कार्य कौन करेगी, कार्यपालिका। और साथ ही साथ इनके ऊपर अंकुश रखने के लिए और देश के लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था के लिए जो संस्था काम करेगी वो जो संस्था होगी वो संस्था होगी न्यायपालिका। तो इसी के साथ उनके द्वारा इस सिद्धांत बताते हुए बताया गया कि भाई शक्तियों का बंटवारा किया जाना चाहिए, और वो शक्तियों का बंटवारा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य किया गया। दोस्तों इस चीज को ध्यान रखना। और इस शक्ति पृथक्करण की व्यवस्था के बारे में बात कर रहा हूं तो इस व्यवस्था को जो अपनाया गया स्पष्ट रूप से वो यूएसए देश के द्वारा अपनाया गया। पर भारत देश में जब बात की जाती है तो आपको स्पष्ट रूप से
तीनों का बंटवारा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि भारत देश में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण देखने को मिलता है, लेकिन व्यवस्थापिका का कार्यपालिका से पृथक्करण देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? आपने एक लाइन सुनी होगी, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो दोस्तों देख लो, इनकी एक दूसरे के साथ में कनेक्टिविटी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ राष्ट्रपति संसद का भी अभिन्न होता है, क्योंकि संसद का निर्माण 3 अंगों से मिलाकर बनता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। और यहाँ पर बात की जाती है कार्यपालिका 2 प्रकार की, एक नाम मात्र की और एक वास्तविक। और नाम मात्र में राष्ट्रपति आता है कि नहीं आता है, तो इसकी एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी देखने को मिल रही है। पर ध्यान रखना, ये एक दूसरे के साथ में मतलब इनके पृथक्करण देखने को नहीं मिलता, पर कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण देखने को मिलता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है दोस्तों। सिर्फ संविधान के स्रोत पढ़ने से कुछ नहीं होता है, स्रोत के अंदर क्या बात है, ये क्या कहना चाहता है, इस चीज को भी आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। और देख लो दोस्ता, मैं आप रहते रहते हुए मारवाड़ी में बोल बोल वापस बता रही हूँ, आप हवड़ू हुड़ लीजो, हवड़ू पढ़ लीजो, एप्टीट्यूड चीज आपने बहुत ज्यादा काम आवेला। अब आगे नेक्स्ट क्या है, प्रस्तावना, ठीक है कि नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है प्रस्तावना। और प्रस्तावना के अंदर सबसे पहले जो शुरुआत होती है, हम भारत के लोग, शुरुआत होती है हम भारत के लोग। और इस व्यवस्था को भारतीय संविधान में क्या है, किस देश के संविधान से लिया गया दोस्तों, यूएसए देश के संविधान से लिया गया, हम भारत के लोग। और इस प्रस्तावना की बात करेंगे, जिसको हमने क्या किया, भारतीय संविधान में यूएसए देश के संविधान से लिया, प्रस्तावना को यूएसए देश की संविधान से लिया। पर दोस्तों ध्यान रखना, प्रस्तावना की जो भाषा है, प्रस्तावना की जो लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज हमने ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से ग्रहण की है। इन दोनों के बीच में अंतर है, आपको ध्यान रखना है। प्रस्तावना मींस कहां से, यूएसए से, पर लैंग्वेज जो ली गई, भाषा जो ली गई, वो कहां से ली गई, ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से ली गई। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। और नेक्स्ट जो अपना पॉइंट, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है दोस्तों, वो टॉपिक है वित्तीय आपातकाल। दोस्तों वो जो टॉपिक है वित्तीय आपातकाल, और इसको आपको समझाता हूं, ध्यान सुनना, एक बार समझाऊंगा समझ में आ जाएगा। वित्तीय आपातकाल की बात करते हैं तो सबसे पहले हम आपातकाल के बारे में सीधा ये पढ़ लेते हैं कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में आपातकालीन व्यवस्था का उल्लेख किया गया। संविधान का भाग कौन सा दोस्तों, 18। संविधान का भाग कौन सा, 18। और भारत देश में कुल 3 प्रकार के आपातकाल, 3 प्रकार के आपातकाल। और 3 प्रकार के आपातकाल के अंदर बात करेंगे, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन, राज्य में राष्ट्रपति शासन। और अनुच्छेद 360 की बात करेंगे तो ये दोस्तों हो जाएगा अपना वित्तीय आपातकाल। दोस्तों ध्यान रखना, ये जो आपातकाल होगा वित्तीय आपातकाल। और ये मैं चीज समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। संविधान का भाग 18, अनुच्छेद 352, 356, 360। 352 राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर रहा हूं, 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपातकाल। रट लेना इस चीज को, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस चीज को अगर याद करते हो तो सीधा सीधा क्वेश्चन का उत्तर कवर होता है कि 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन। ध्यान रखना दोस्तों, किताब में आर्टिकल 356 की बात करते हैं, वहां में राज्य में आपात शब्द का प्रयोग ना करके वहां पर राज्य में राष्ट्रपति शासन शब्द का प्रयोग किया गया। और साथ ही साथ 360 की बात करूंगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है वित्तीय आपातकाल, जो अनुच्छेद 360 में लिखा हुआ है दोस्तों। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। अब राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें, भारत देश में कुल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है, 1962, 1971, 1975। कितनी बार लग चुका है दोस्तों, 1962, 1971, 1975। ध्यान रखना, 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल का प्रयोग किया जा चुका है। और अनुच्छेद 356 राज्य में आपातकाल की व्यवस्था और 360 में वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था। ध्यान रखना, भारत देश में आज तक की बात करते हैं तो एक बार भी वित्तीय आपातकाल का प्रयोग नहीं किया गया है।
और साथ ही साथ 360 अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल है, जिसको भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया दोस्तों? यूएसए देश के संविधान से लिया गया है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अगर आप इसको क्लिक करना चाहते हो तो प्लीज क्लिक कर दो, ताकि आपको ये चीज अपने माइंड में रहेगी। अब साथ ही साथ अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है अपना जेपी वित्तो शक्ति या पॉकेट वित्तो शक्ति। उसके बारे में भी आपने सुना होगा। और जेपी वित्तो शक्ति की बात करते हैं, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 111 में किया गया। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 111 में जेपी वित्तो या पॉकेट वित्तो शक्ति का प्रयोग किया गया। आर्टिकल कौन सा है? 111। और 111 ये कहता है कि भाई जेपी वित्तो या पॉकेट वित्तो के अनुच्छेद 111 कहता है कि जब कोई विधेयक संसद से पारित होकर जाता है, दोस्तों मैं ओनली ऑन साधारण विधेयक की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना कि भाई जब कोई साधारण विधेयक संसद से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है, जब कोई साधारण विधेयक संसद से पारित हो गया और पारित होने के बाद हस्ताक्षर के लिए किसके पास में भेजेंगे? राष्ट्रपति के पास में भेजते हैं, तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए ना तो हाँ बोलेगा और ना ही ना बोलता है, ना तो हाँ बोलता है और ना ही ना बोलता है। इसी व्यवस्था को जेपी वित्तो या पॉकेट वित्तो शक्ति के नाम से जानते हैं, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 111 में किया गया। बहुत ईजी है। संसद से विधेयक पारित हुआ, साधारण विधेयक हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति के पास भेजेंगे। राष्ट्रपति ना हाँ बोलता है ना ही ना बोलता है, इसका मतलब वो क्या हो गया? जेपी वित्तो या पॉकेट वित्तो। और इस शक्ति का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1986 में राष्ट्रपति डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों? राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा डाक संबंधी विधेयक को लेकर किया गया। नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे राष्ट्रपति का तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर या सेनापति होना। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर या सेनापति होना। दोस्तों ये चीज ध्यान रखनी है, ये संविधान के कौन सा अनुच्छेद में लिखी हुई है? 53(2) या 53(b) के अंदर इसके बारे में बताया गया है कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, क्योंकि देश के समस्त कार्य किसके नाम से होते हैं? राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। साथ ही साथ तीनों सेनाओं में अगर सबसे सर्वोच्च बड़ा पद दिया गया है, वो पद दिया गया राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति को सेना को आदेश देने का अधिकार भी किसके पास में है? राष्ट्रपति के पास में आदेश देने का अधिकार है। और दोस्तों साथ ही साथ ये चीज भी ध्यान रखनी है, ये जो आदेश देने की जो व्यवस्था है वो भी कहने का मतलब प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह पर यह कार्य किया जाता है, क्योंकि उसको ये अधिकार कहने का मतलब सलाहकारिता के आधार पर उसको ये अधिकार मिला हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट बात करूंगा दोस्तों न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिका की, ठीक है कि नहीं है? तो दोस्तों थोड़ा ये टॉपिक हार्ड है, पर इस चीज को समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ। न्यायिक सक्रियता का मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि जो भारत देश में जो न्यायपालिका है, भारत देश में न्यायिक सक्रियता को समझा रहा हूँ दोस्तों, ध्यान सुन लेना कि भारत देश में जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका को जो कार्य दिया गया वो कार्य दिया गया न्याय करने का। भारत देश में जो न्यायपालिका है उसका मुख्य रूप से कार्य है न्याय करना। लेकिन जब कहने का मतलब है न्यायपालिका जब अपने कार्य करने का दायरा बढ़ा देती है, जब न्यायपालिका जब अपने कार्य करने का दायरा बढ़ा देती है और वो जब दायरा बढ़ाया जाता है तो कहने का मतलब है वो मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कहने का मतलब है अपनी सक्रियता दिखानी शुरू कर देती है, लोगों के अधिकारों को लेकर सक्रियता दिखानी शुरू कर देती है और वो लोगों की मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जो विभिन्न प्रकार के अन्य कार्य किए जाते हैं, लोगों को न्याय दिलाया जाता है। इसी व्यवस्था को हम किसके नाम से जानते हैं दोस्तों? न्यायिक सक्रियता के नाम से जानते हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि न्यायपालिका अपने न्याय के दायरे से आगे बढ़कर लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कहने का मतलब है जो और अन्य कदम उठाकर उनको न्याय दिलाने का कार्य करती है, मतलब कार्यपालिका से संबंधित भी कार्य करना शुरू कर देती है, तो वो न्यायिक सक्रियता की श्रेणी के अंतर्गत आएगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों साथ ही साथ आपको जनहित याचिका के बारे में भी बता देता हूं। और जनहित याचिका तो ये सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के अंदर पूछा गया सवाल है कि भाई भारत देश में जनहित याचिका की शुरुआत करने वाले न्यायाधीश
कौन थे? तो दोस्तों ध्यान रखना 1980 के मध्य दशक में, दोस्तों 1980 के मध्य दशक की बात कर रहा हूं और भारत के बात करेंगे मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो मुख्य न्यायाधीश पीएन भगवती, नाम था पीएन भगवती, और साथ ही साथ इनके साथ में एक न्यायाधीश का और नाम जुड़ता है, वो है वेंकटचलैया, जिनके द्वारा जनहित याचिका की शुरुआत की जाती है और 1980 के मध्य दशक में शुरुआत की जाती है। अब जनहित याचिका के बारे में बताता हूं, क्या है साहब जनहित याचिका के बारे में, कि जब भारत देश के अंदर ऐसा कोई पीड़ित वर्ग, भारत देश में ऐसा कोई पीड़ित वर्ग जो स्वयं याचिका प्रस्तुत ना करके, मतलब ये प्रत्यक्ष रूप से ये पीड़ित वर्ग जो है वो याचिका प्रस्तुत ना करके इस पीड़ित वर्ग की तरफ से जो याचिका है, या ये याचिका या तो किसी अन्य वर्ग, संगठन या किसी समुदाय के द्वारा जो याचिका कोर्ट में प्रस्तुत की जाती है या न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है, दोस्तों ध्यान रखना, कोर्ट में प्रस्तुत की जाती है और न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है, और ये याचिका प्रस्तुत करने के बाद न्याय किसको मिल रहा है? इस पीड़ित वर्ग को न्याय मिल रहा है। दोस्तों ये न्याय किसको मिल रहा है? इस पीड़ित वर्ग को न्याय मिल रहा है। इसे ही जनहित याचिका कहते हैं। वापस बोल रहा हूं दोस्तों, 1980 के मध्य दशक के अंदर पीएन भगवती और वेंकटचलैया के द्वारा जनहित याचिका की शुरुआत की गई थी, और साथ ही साथ इसके अंदर बात करेंगे कि जो पीड़ित वर्ग के द्वारा याचिका प्रस्तुत न करके, इनके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से याचिका प्रस्तुत न करके किसी अन्य वर्ग या संगठन या समुदाय के द्वारा याचिका जो प्रस्तुत की जाती है और उससे संबंधित कोर्ट में रीट लगती है, और कोर्ट में जब उसको न्याय मिलता है, और न्याय किसको मिल रहा है? पीड़ित वर्ग को, वही जनहित याचिका की श्रेणी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट जो बात की जाती है, और वो नेक्स्ट अपना टॉपिक है लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, और लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की सबसे प्रसिद्ध परिभाषा अब्राहम लिंकन, अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा दी गई, और वो क्या है कि भाई जनता के द्वारा जनता के लिए किया जाने वाला शासन लोकतंत्रात्मक शासन कहलाता है, और भारत देश के अंदर भी लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। तो दोस्तों आज इसी के साथ संविधान के स्रोत का, जो यूएसए के देश के संविधान से हमने क्या क्या चीजें ग्रहण की, वो चीजें आपको मैंने क्लियरिफाई करने की कोशिश की। एक बार सही नजरों से वापस देख लो। संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका, निर्वाचित राष्ट्रपति, मौलिक अधिकार, विधि के समक्ष संरक्षण, उपराष्ट्रपति का पद, महाभियोग, न्यायिक पुनरावलोकन, शक्ति पृथक्करण, प्रस्तावना, वित्तीय आपातकाल, जैविक वीटो शक्ति, राष्ट्रपति का तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति, न्यायिक सक्रियता, जनहित याचिका और लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, ये समस्त व्यवस्थाएं हमने यूएसए देश के संविधान से भारतीय संविधान में ग्रहण की। दोस्तों घणो घणो आभार, घणो घणो प्यार, घणो घणो आपने बहुत बहुत धन्यवाद, जिको आप मैंने बराबर इन वीडियो में प्यार दे रहा हो और मजा आ रही हो पढ़ाना रहो। घर बैठे बैठे मैं आपने बीच में जुड़ रहा हूँ, इनोवती मार वास्ते जरूरी बात कही हुई है, और आप लोग जो मैंने प्यार बरकरार रखियो आगे भी देता रहिए, ताकि मैं आप लोग के बीच में बने रहूं। और प्यारे भाइयों और बहनों बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।